मेडिको लीगल केस के विषय में बहुत संक्षिप्त सी एक बात मैं आपसे कह दूं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में जितने भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कानूनी कार्रवाई जो है वो करना जो है वो एक आवश्यक है, जो भी डॉक्टर उस केस को देख रहा है, ताकि सही उसका कारण अपन को पता कर सके। केस के साथ में अगर कुछ इंजरी हुई है और या कुछ गलत उसके साथ हुआ है तो उसकी कानूनी तौर पर हम जो है उसकी जांच कर सके, और ताकि वो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्टर की तरफ से तैयार हो, ताकि जो मरीज हमारे यहाँ आया हो उसको न्याय मिलने में आगे कोई दिक्कत ना हो। कौन कौन से केसेस को डॉक्टर के पास जाए तो उसको मेडिको लीगल केस बनाना चाहिए? साधारणतः देखिए, जो कॉमनली देखते हैं, तो जैसे जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस आते हैं सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं, उसके बाद में आते हैं मर्डर के केस जो आते हैं, मारपीट होती है, ये सब एमएलसी केस में है। डाउरी केसेस आते हैं, रेप के हैं, हैंगिंग है, कुछ सुसाइड ऐसे आते हैं, पॉइजनिंग की आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रेस में पेशेंट है। तो ये सारे के सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस केस करना जो वो है डॉक्टर का जो है वो एक कर्तव्य है। तो ये बताएं कि अगर मरीज कहता है मुझे मेडिको लीगल केस नहीं करना है, मुझे पुलिस के जंजाल में नहीं पड़ना है, तो क्या उसकी मरीज की मर्जी है या डॉक्टर नहीं, को करना ही पड़ेगा? ये डॉक्टर की ड्यूटी है, ये डॉक्टर की ड्यूटी है, और डॉक्टर इसके लिए जो है वो बंधा हुआ है। डॉक्टर और मरीज सभी कोर्ट केस के नाम से बड़े घबराते हैं। वो अवॉइड करते हैं कि हम एमएलसी ना करें, कोर्ट केस ना करें, कोई डॉक्यूमेंट ना बनाएं जिससे हमको पुलिस के चक्कर काटने पड़े या कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो ऐसा क्या है कि लोग क्यों डरते हैं इस बात? नहीं, ये सर डरने की चीज नहीं है एक्चुअली। इसमें कोर्ट का आपको कोई चक्कर नहीं लगाना, सीधा सीधा सा काम है कि आप अपना काम करिए और मरीज को उसके विषय में बताएं कि अगर आप पुलिस केस करते हैं तो इसमें आपको फायदा है। डॉक्टर और स्टाफ के मन में ये धारणा है कि जब तक इसका पुलिस केस नहीं होगा तब तक हम इसका इलाज शुरू नहीं करेंगे। तो क्या ये जरूरी है कि पहले पुलिस केस हो फिर ही उसका इलाज हो? सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जो है वो साफ साफ लिखा है कि ट्रीटमेंट इज ऑलवेज ऑन टॉप प्रायोरिटी और डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज सेकेंडरी। तो कोई भी एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, पहले आप उसका परफेक्टली ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद आप जो है फिर जो भी पुलिस कार्रवाई आपको जो डॉक्यूमेंट करना है वो आप करें। बर्न के केस बहुत आते हैं, डाउरी डेथ में लेडी को जला दिया। कई बार कहते हैं वो घर वाले, उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि नहीं एक्सीडेंटल डेथ हो गई, इसका पल्लू लग गया। कोई बोलता है नहीं इसको जानबूझ के जलाया है। तो क्या जरूरी है पुलिस को इन्फॉर्म करना और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जरूरी है सर। ऐसा कोई भी केस आता है बर्न वाला खास करके जो है उसमें तो कंपलसरी है ही करना ही है। ये अधिकार और आपका जो है डिसीजन है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी का है। एमएलसी करना है या नहीं करना, ये रिलेटिव की बात पे नहीं आपको अविश्वास करना है। दिस इज योर ड्यूटी, डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है। अगर उसको लगता है कोई फाउल प्ले है तो वो करे। दोस्तों, हमारा देश भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और हर आदमी चाहता है कि इस देश की प्रॉस्पेरिटी के साथ हमारा भी विकास हो और हम भी प्रॉस्परस हों। और इसी होड़ में, इसी दौर में हर आदमी बहुत एम्बिशियस हो गया है, और जितना एम्बिशियस हो रहा है उतना ही उसको स्ट्रेस आ रहा है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास गाड़ियाँ हों, बहुत सारा पैसा हो, और इससे चाहे रिश्तेदारी हों, चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हों, सब में कहीं ना कहीं दरार आ रही है। और बहुत सारा सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, विजुअल मीडिया है, सोशल मीडिया है, और ये सब स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं। और इन सब स्ट्रेस से, इस होड़ से, इस ओवर एम्बिशियस से आदमी भाग रहा है, और ये रिजल्ट कर रहा है एक्सीडेंट्स में, क्राइम्स में, मर्डर्स में, रेप्स में, सुसाइड्स में। हमारे देश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ये बहुत बढ़ गए हैं। और जब भी इस तरह का कोई केस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मर्डर होता है या कोई सुसाइड करता है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और हॉस्पिटल में उसको इलाज करता है वो है एक डॉक्टर। जैसे ही ये अस्पताल पहुंचता है तो एक पुलिस केस बनता है, और ना तो डॉक्टर को मालूम होता है और ना ही मरीज के रिश्तेदारों या मरीज को मालूम होता है कि हमको करना क्या है। अगर इसका हमें समाधान मिल जाए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि बाद में चाहे कंपनसेशन लेना हो किसी मरीज़ को, या किसी मरीज़ के साथ कोई अन्याय है उसको अन्याय चाहिए, चाहे कि कोई डाउरी केस का हो, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, चाहे वो एक लड़ाई झगड़े का केस हो, किसी को न्याय चाहिए, किसी को कंपनसेशन चाहिए। और जब तक ये मेडिकल लीगल केस ठीक से नहीं होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं होगा, उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगा, तो ये लड़ाई कोर्ट में लंबी चलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कर्नल डॉक्टर आलोक कुलश्रेष्ठ है, और आज ये मेडिकल लीगल केसेस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध जानकार, जो एक डॉक्टर भी हैं, एक लॉ क्वालिफाइड है। इन्होंने MBBS करने के बाद कई साल तक लॉ के काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं। ये LLB, LLM और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट में ये को एडवोकेट भी रहे हैं, और ये बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं। ये हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे मेडिकल लीगल केसेस को डील किया जाए,
डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, मरीज़ की क्या जिम्मेदारी है, और जिससे कि हर कोई केस कॉम्प्लिकेट ना हो और हर केस बड़ी आसानी से सुलझ जाए। नमस्कार नमस्कार सर। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, नमस्कार सर। आपको स्वागत है। नमस्कार सर। नीरज जी, आप ये बताएं कि ये मेडिकल लीगल केस होता क्या है? सर, मेडिको लीगल केस के विषय में बहुत संक्षिप्त सी एक बात मैं आपसे कह दूं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में जितने भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कानूनी कार्रवाई जो है वो करना जो है वो एक आवश्यक है, जो भी डॉक्टर उस केस को देख रहा है, ताकि सही उसका कारण अपन को पता कर सके। केस के साथ में अगर कुछ इंजरी हुई है और या कुछ गलत उसके साथ हुआ है तो उसकी कानूनी तौर पर हम जो है उसकी जांच कर सकें, और ताकि वो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्टर की तरफ से तैयार हो, ताकि जो मरीज़ हमारे यहाँ आया हो उसको न्याय मिलने में आगे कोई दिक्कत ना हो। और मेडिको लीगल केस के बहुत उदाहरण हैं जिनके विषय में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास जो है वो एक IPC 320 के अंतर्गत वो कोर्ट ने एक लिस्ट जारी की है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो मेडिको लीगल के विषय में सिर्फ यही है कि जितने केस हॉस्पिटल में आते हैं, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उस केस को समझे, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ले, और ज़रूरी लगता है तो उसके विषय में जो है वो मरीज़ को बताए और उसका पुलिस केस के तरीके उसका इलाज करे। तो कुछ एग्जाम्पल देंगे कौन कौन से केसेस को डॉक्टर के पास जाए तो उसको मेडिको लीगल केस बनाना चाहिए? साधारणतः देखिए, जो कॉमनली देखते हैं, तो जैसे जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस आते हैं सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं, उसके बाद में आते हैं मर्डर के केस जो आते हैं, मारपीट होती है, ये सब MLC केस में है। डाउरी केसेस आते हैं, रेप के हैं, हैंगिंग है, कुछ सुसाइड ऐसे आते हैं, पॉइजनिंग के आजकल बहुत केमन है, स्ट्रेस में पेशेंट है तो ये सारे के सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस केस करना जो वो है ड्यूटी का, डॉक्टर का जो है वो एक कर्तव्य है। और ये IPC जो अब आजकल भारतीय न्याय संहिता के नाम से 2023 में इसका नाम दिया है, उसके अंतर्गत जो है CRPC या कहें BNB 39 में जो है कंपलसरी है, और ये डॉक्टर का फ़र्ज बनता है कि ऐसे केसेस को वो तुरंत पुलिस में रजिस्टर करे और उसका सही ट्रीटमेंट शुरू करे। तो ये बताएं कि अगर मरीज़ कहता है मुझे मेडिकल लीगल केस नहीं करना है, मुझे पुलिस के जंजाल में नहीं पड़ना है, तो क्या उसकी मरीज़ की मर्जी है या डॉक्टर नहीं, करना ही पड़ेगा? ये डॉक्टर की ड्यूटी है, ये डॉक्टर की ड्यूटी है। और डॉक्टर इसके लिए जो है वो बंधा हुआ है कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डॉक्टर पास वाले पुलिस स्टेशन में सक्षम अधिकारी को नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी जो है वो BNS की 176 में और 39 में उसके अगेंस्ट भी जो है वो केस दर्ज कर सकती है पुलिस, और इसमें कि लगभग कम से कम सज़ा 6 महीने की है। लेकिन आप तो कह रहे हैं पुलिस में करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताएं आपको कि डॉक्टर और मरीज सभी कोर्ट केस के नाम से बड़े घबराते हैं। वो अवॉइड करते हैं कि हम MLC ना करें, कोर्ट केस ना करें, कोई डॉक्यूमेंट ना बनाएं जिससे हमको पुलिस के चक्कर काटने पड़े या कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। तो ऐसा क्या है कि लोग क्यों डरते हैं इस बात से? नहीं, ये सर डरने की चीज़ नहीं है एक्चुअली। इसमें कोर्ट का आपको कोई चक्कर नहीं लगाना, सीधा सा काम है कि आप अपना काम करिए और मरीज को उसके विषय में बताएं कि अगर आप पुलिस केस करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा है, ताकि आपको जो है कोई भी अगर लाभ मिलना है, एक डॉक्यूमेंट जो है हॉस्पिटल की तरफ से आपको मिलेगा, रिकॉर्ड होगा, भविष्य में अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके काम आएगा। और जहाँ सवाल है कि डॉक्टर क्यों डरते हैं, उसका जो मेरा अपना अनुभव है लगभग 35 साल का, क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है इस विषय में। केस कैसे, उनको मेडिको लीगल केस कैसे देखना है, कैसे केस पेपर तैयार करना है, लगभग मैं समझता हूँ कि लगभग 95% बड़े मैंने देखे हैं, प्रोफेसर HOD देखे हैं। और आज भी प्रैक्टिस में आप देखिए कि OPD केस पर आप किसी का भी डॉक्टर को उठा के देख लिए, बहुत कम जानकारी जिसमें लिखते हैं, और यही कारण है कि जहाँ से वो केस में फंसते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि इसके विषय में बिल्कुल डरे नहीं, ना मरीज डरे, ना उसके रिश्तेदार डरे। तो अगर आप हमको एक कॉमन मैन की तरह समझाएं कि एक आदमी समझे कि भाई अगर कोई केस आता है, एक एक्सीडेंट का केस आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो मरीज़ की क्या जिम्मेदारी होती है, मरीज़ क्या करे, और डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी बनती है? और मरीज की जिम्मेदारी अगर इस हालत में है कि वो अपने विषय के बारे में, अपनी दुर्घटना के बारे में बता सकता है, सच बताए तो सच बताए, डॉक्टर से छुपाए नहीं। और अगर बेहोशी की हालत में किसी को कोई जानकारी नहीं है तो जो भी उसको लेके आया, उसका रिश्तेदार है या कोई अपरिचित आदमी है, तो जितनी जानकारी उसके पास में है वो उसमें दर्ज कराए। और डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि जिस भाषा में उसको जानकारी मिल रही है वो उसी तरह से लिखे, उसमें ज़रा सा भी कुछ हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है।
और सबसे बड़ी जो कमी डॉक्टर की है वो यहीं से शुरू होती है कि हिस्ट्री प्रॉपरली ना वो लेते हैं और ना लिखते हैं। तो अगर उसमें देखा जाएगा, मैं पूछूं एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में, शायद डॉक्टर्स को भी इसमें फ़ायदा होगा सुन के, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जैसे आपने बताया उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो कोई एक्सीडेंट केस में डॉक्टर क्या क्या इंजरीज लिखे और कैसे डिस्क्राइब करता है डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट में जितने भी जो शुरू का पहला पर्चा हॉस्पिटल हो या क्लिनिक पे जो बनता है, उसमें पेशेंट की आइडेंटिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर उस पर्चे का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आती है कि हिस्ट्री कौन दे रहा है। हिस्ट्री अगर खुद पेशेंट दे रहा है और पेशेंट इस हालत में अगर है कि वो हिस्ट्री दे सकता है, तो फिर हिस्ट्री पेशेंट से ही लेना है, किसी रिलेटिव से नहीं लेना है। दूसरी बात यह कि हिस्ट्री लेने के बाद में आप उस पर नीचे उस पेशेंट का और उसके साथ में एक लिटरेट साक्षी के रूप में उसमें नीचे जो है उसका सिग्नेचर कराएं, ताकि आपने जो हिस्ट्री लिखी है ताकि वो कोर्ट में लीगल तरीके से मान्य तभी होगी जब उस पर एक साक्षी है और पेशेंट ने खुद उस पर साइन करा है। तो कोई भी दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, पूरा उसमें जगह लिखें, मोड ऑफ एक्सीडेंट लिखें, कैसे हुआ है, कितने लोग थे, कहाँ हुआ है, टाइम लिखे, इंजरी ठीक से डिस्क्राइब करें। और इंजरी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इंजरी का डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है लिखना। मोस्टली जितना मैं आपसे सर्टिफिकेट देखता हूँ या कोर्ट में भी जितने आते हैं वो सब अधूरे हैं। तो डॉक्टर गलती ये करते हैं कि इंजरी ठीक से डिस्क्राइब नहीं करते। ये सर मेन कारण यही, उसका कारण यही है सर। चाहे कहें कि आप स्ट्रेस में कहें या उनको जानकारी नहीं है कि इंजरी डिस्क्रिप्शन आपको करना कैसे है, इसके विषय में उनको बहुत छोटी छोटी जानकारी कोशिश करते हैं। मतलब सिंपल सी बातें लेकिन करते नहीं है, कुछ लापरवाही समझे सर, या जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी कारण सर यही है। मेरे 35 साल के अनुभव में मेडिकल कॉलेज में मैंने काम किया, ये लोग करना नहीं चाहते हैं। और करते कब है ना, जब कोर्ट का सम्मन आता है और जब पेनलाइज होते हैं ये लोग, तब फिर ये लोग कहते हैं अवेयरनेस नहीं है। ये बताएं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटल लेके आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि इलाज में कई बार देरी होती है कि डॉक्टर और स्टाफ के मन में ये धारणा है कि जब तक इसका पुलिस केस नहीं होगा तब तक हम इसका इलाज शुरू नहीं करेंगे, और इस वजह से कई बार मरीज का इलाज में बहुत दिक्कत आती है और काफ़ी लेट हो जाता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि पहले पुलिस केस हो फिर ही उसका इलाज हो, या एक गलत धारणा है? नहीं, ये 100% गलत धारणा है सर, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जो है वो साफ साफ लिखा है, परमानंद कटारा वाला केस जो है, कि ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज ऑन टॉप प्रायोरिटी और डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज़ सेकेंडरी। तो कोई भी एक्सीडेंट का पेशेंट आता है, पहले आप उसका परफेक्टली ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद आप जो है फिर जो भी पुलिस कार्रवाई आपको जो डॉक्यूमेंट करना है वो आप करें। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अगर आप ट्रीटमेंट के पहले जो है पुलिस केस करना ज़रूरी है, ये गलत है। मतलब पहले मरीज का इलाज करिए, पहले मरीज का इलाज, लाइफ इज फर्स्ट। हाँ, लाइफ इज फर्स्ट। ये नहीं कि मरीज लेटा हुआ है, उसको देख नहीं रहा कि नहीं पुलिस आएगी तब करेंगे, ये बहुत गलत धारणा है। तो साथियों देख लीजिए, जो डॉक्टर साथी हमारे साथ बैठे हैं और जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी भी मरीज़ का इलाज डिले ना करें, तुरंत इलाज करें और साथ में कागजी कार्रवाई कर लें। मरीज़ की जान पहले है, कागजी कार्रवाई बाद में है। अच्छा, ये बताएं हमें कि जब हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं तो डॉक्टर्स लोग उसमें क्या गलतियां करते हैं? गलतियां सर सबसे बड़ी जो होती है ना, एक तो आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट जो है ना वो प्रॉपर नहीं होती है। आइडेंटिटी से मतलब ये है कि पेशेंट अगर बेहोश है, कोई दूसरा ऐसा अननोन पर्सन लेके आता है तो कोई डर की बात नहीं है। लेकिन आप जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री आपको परफेक्टली लिखना है, जिससे भी है अगर पेशेंट कॉन्शियस है दे सकता है तो उसमें पूरी डिटेल लिखें, कैसे हुआ है, किस जगह हुआ है, कितने बजे हुआ है, किस व्हीकल पर जा रहा था। ये हिस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है और इससे ही सारा का सारा जो है वो केस का जो है वो आगे की प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट। मतलब कई बार तो अगर कंपनसेशन चाहिए किसी केस में, एक्सीडेंट केस में, तो अगर डॉक्टर ने हिस्ट्री ठीक से लिखी है तो कंपनसेशन मिलने के चांसेस हैं। अगर हिस्ट्री ठीक नहीं है तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन ना दे। मोस्टली सर यही होता है भाई। पहली गलती डॉक्टर करता है कि वो हिस्ट्री नहीं लिखता है। दूसरी गलती जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस वाला करता है, जो घटना स्थल की प्रॉपर जांच करके रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है। तो कंपनसेशन ऑलमोस्ट जितने भी केस रहते हैं आरटी वाले जैसे, वो सब मोस्टली मतलब अगर डॉक्टर का एक एग्जामिनेशन ठीक है, मरीज का हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दो सही है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों बिल्कुल सही हैं, तो उसको कंपनसेशन मिलने के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी होती है। तो ये सब समझ लें सभी लोग
कि कभी कोई एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल जाएं तो पुलिस कैसे डरे नहीं। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की जांच सही तरीके से हो, उसकी इंजरी ठीक से डिस्क्राइब हो, उसकी हिस्ट्री ठीक से डिस्क्राइब हो, उसमें आपको कंपनसेशन मिलने में बहुत आसानी होगी। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि डॉक्टर ठीक से हिस्ट्री लिख रहा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है पुलिस केस में। अब हमको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जहाँ पे आपके हिस्ट्री लिखने से या डॉक्टर के केस ठीक से दर्ज करने की वजह से उसको न्याय मिला हो। है ये लगभग 1989 का एक केस ऐसा एक्सीडेंट का है, और उस केस में एक्सीडेंट का केस था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उसने अपनी जो रिपोर्ट फाइल करी, चार्जशीट वगैरह है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। जब कोर्ट में डॉक्टर की गवाही की बारी आई तो उसने जब वो अपनी केस हिस्ट्री प्रेजेंट करी केस पेपर के साथ में, तो उस हिस्ट्री के ऊपर ही जो है वो पूरा का पूरा कोर्ट का केस जो है वो जजमेंट जज ने दिया था, और उसमें बाकायदा जो भी आरोपी थे उनको सज़ा हुई थी। तो हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब सबसे बड़ा एविडेंस माने तो डॉक्टर का एविडेंस माना जाएगा। बिल्कुल सर, है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेडिकल एविडेंस जो है दिस इज ऑफ टॉप प्रायोरिटी सर। तो मतलब सभी मेडिकल कॉलेजेस में सिखाना चाहिए, सभी को अवेयर करना चाहिए कि डॉक्टर जो एक्सीडेंट केस हैं या जितने मेडिकल केस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उसको बहुत ध्यान से और ठीक तरह से करें। अभी भी कमी है सर हमारे यहाँ, बहुत लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ और रही आपके है। इस यूट्यूब वीडियो से तो आप और भी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। Thank you. हाँ, अच्छा, अब ये बताएं कि कोई केस हमारे पास आता है पॉइजनिंग का, तो कहते हैं कि उसका जो पॉइजन है, क्या पिया है, क्या खाया है, उसका एक गैस्ट्रिक लिवाज करके निकालें, स्टोर करके करें, तो क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे करना चाहिए इसको? सर गैस्ट्रिक लिवाज जो है वो जरूरी है पॉइजनिंग के हर केस में। गैस्ट्रिक लिवाज मतलब कि पेट में नली डाल के जो है वो अपन उसका तो जो निकाल के देखते हैं कि क्या जहर था, उसको प्रिजर्व करने उसका 2 सैंपल अपन प्रिजर्व करते हैं, और ये ट्रीटिंग डॉक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है कि उस सैंपल का वो प्रिजर्व करे और सही सुरक्षित जगह रखने के बाद में उसको जो व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन करके पुलिस को हैंड ओवर करे। ये डॉक्टर की ड्यूटी। और इसमें हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट कि उसने क्या खाया, कैसा क्या खाया। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। पेशेंट अगर बेहोश है और हिस्ट्री नहीं दे सकता है, कभी कभी आखिरी स्टेज पे आता है, तो जो भी उसको लेके आया है उससे आप हिस्ट्री लें, उससे साइन कराएं, उसकी आइडेंटिटी लिखें, और साथ में एक लिटरेट विटनेस का जब तक साइन नहीं है तब तक वो जो हिस्ट्री है वो कोर्ट में मान्य नहीं है। मतलब कोई भी हिस्ट्री हो तो उसमें एक लिटरेट विटनेस होना जरूरी है। तो विटनेस क्या मरीज की तरफ का होना चाहिए या डॉक्टर की तरफ का स्टाफ भी चल सकता है? अच्छा, स्टाफ चल सकता है। अगर विटनेस कभी कभी क्या रहता है, कोई अननोन पर्सन लेके आता है, वो लोग को कोर्ट केस की उससे नहीं करना चाहिए, तो नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी आपका जो है एज ए विटनेस हो सकता है। मतलब एक विटनेस होना जरूरी है। विटनेस होना जरूरी है। और जब विटनेस हो तो उसका प्रॉपर साइन हो, उसका प्रॉपर आइडेंटिटी हो, उसका आधार कार्ड का नंबर वगैरह हो, मतलब कोई ना कोई आईडी की डिटेल होनी चाहिए उस विटनेस की। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत लेट आता है और आते आते वो हॉस्पिटल दम तोड़ने लगता है, और डॉक्टर्स को पता होता है कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ये बच नहीं पाएगा, चाहे वो पॉइजनिंग केस हो, चाहे वो इंजरीज़ के केस हो, चाहे वो बर्न्स के केस हो। तो हमने एक सुना कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है, कहते हैं मरीज़ जो मरने से पहले सच बोलता है आखिरी बार। तो उसकी बड़ी अहमियत होती है जी। लेकिन उसमें एक हमने ये सुना है, बड़ा मुश्किल बात ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, मजिस्ट्रेट नहीं आएगा तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही भी है, लेकिन अब ये धारणा और ये थोड़ा सा जो है नियम इसमें बदलाव किया है जी। अब इसमें है कि डॉक्टर जो भी उसको देख रहा है पहली बार में है, और उसका कोई रिलेटिव है या इवन कोई दूसरा लेमैन भी है, रोड साइड भी जो है उसका स्टेटमेंट ले सकता है, और इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस और 1 हैज़ टू बी लिटरेट। अगर 2 लोग विटनेस के साइन हैं और पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो वो दैट इज़ इक्वल टू डाइंग डिक्लेरेशन, वैलिड है और कोर्ट में उसकी उतनी अहमियत है, उतनी वैल्यू सर जी, उतनी ही वैल्यू है जितनी मजिस्ट्रेट आके लिखता है। तो ये सभी डॉक्टर समझ लें कि कोई भी पेशेंट अगर क्रिटिकल स्टेज में आता है और उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, यानी कि उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, तो ये फ़र्ज़ है कि आप उसका एक डाइंग डिक्लेरेशन लें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट आए या पुलिस का कोई पर्सन आके ले, आप किसी 2 विटनेस के सामने, एक डॉक्टर भी ले सकता है, एक स्टाफ भी ले सकता है, उसको लें, विटनेस के साइन कराएं और डाइंग डिक्लेरेशन को प्रिजर्व करें और पुलिस को हैंड ओवर करें। ये डाइंग डिक्लेरेशन उसको न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। शायद इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंस। इसमें सर एक बात और है ना कि भाई मजिस्ट्रेट भी जब डाइंग डिक्लेरेशन लेने आता है तो
पेशेंट का स्टेबिलिटी, उसका मेंटल स्टेटस जब तक सर्टिफाई अगर डॉक्टर नहीं करेगा तब तक वो मजिस्ट्रेट का डाइंग डिक्लेरेशन भी वैलिड नहीं। आप ये कहना चाहेंगे मजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लेरेशन तभी लेगा जब डॉक्टर ओके कर देगा कि हाँ भाई ये डाइंग डिक्लेरेशन देने के लायक है तभी, हाँ मतलब तभी वैलिड है। तभी हम कह सकते हैं कि मरीज की हेड इंजरी है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है उसको नहीं पता है, तो ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन की कोई खास वैल्यू नहीं है। और बर्न के केस बहुत आते हैं, डाउरी डेथ में लेडी को जला दिया, कई बार कहते हैं वो घर वाले, उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि नहीं एक्सीडेंटल डेथ हो गई, इसका पल्लू लग गया, कोई बोलता है नहीं इसको जानबूझ के जलाया है, कोई कहते हैं नहीं तो एक्सीडेंटल हो गया, इससे क्या पुलिस केस करना, ससुराल वाले बोलते हैं। लेकिन घर के वाले बोलते हैं, मायके वाले बोलते हैं नहीं ये तो हमारी लड़की को मार डाला। तो क्या ज़रूरी है पुलिस को इन्फॉर्म करना और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जरूरी है सर जी। ऐसा कोई भी केस आता है बर्न वाला खास करके जो है उसमें तो कंपलसरी है ही, करना ही है। बाकी ये अधिकार और आपका जो है डिसीजन है डॉक्टर ऑन ड्यूटी का है कि एमएलसी करना है या नहीं करना, ये रिलेटिव की बात पे नहीं आपको अविश्वास करना है। तो दिस इज योर ड्यूटी, डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है, अगर उसको लगता है कोई फाउल प्ले है टोटल डिस्क्रिप्शन ऑन ड्यूटी डॉक्टर। और डॉक्टर करना चाहता हो, मरीज मना कर दे तो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है सर। मतलब मरीज मना कर नहीं सकता, अगर डॉक्टर कहेगा होना है तो होना सर मरीज मना करे भी तो उसके बावजूद भी करना है सर, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, करना ही है सर। क्योंकि इसमें 176 जो है वो BNS और 202 दो लगती हैं अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जिसमें 6 महीने की सजा है। कुछ ऐसे केस कन्विक्ट हुए हैं, कुछ केस चले हैं डॉक्टर्स के ऊपर जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, कुछ आपके संज्ञान में है? सर कुछ मेरे जूनियर्स ही ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं किया, बहुत सिखाने की कोशिश करी, लापरवाही करी। आज लगभग 6 लोग ऐसे हैं जो मेरी जानकारी में हैं जो आज अभी भी जेल में हैं। अभी बाहर नहीं आए वो यहाँ से? हाँ अभी भी जेल में है, ट्रायल पे चल रहा है। तो मैं तो सारे अपने जूनियर्स को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लापरवाही उनकी हमेशा। तो सभी डॉक्टर्स ध्यान से सुन लें, ये एक थ्योरी नहीं है, ये हम सबको समझना चाहिए, डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनके 6 जानने वाले जूनियर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनका बस एक ही था कि थोड़ी सी लापरवाही, काम या तो उनको पता नहीं था या किसी कारण से कुछ लापरवाही हुई और उनका डॉक्यूमेंटेशन और हिस्ट्री टेकिंग ठीक नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन करना ज़रूरी है और पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी। सेक्सुअल असॉल्ट बहुत बढ़ गया है आजकल, शायद अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का असर समझ लीजिए, खुला सोसाइटी हो गई है, लोग अपने मन की करना चाहते हैं। तो उसमें केसेस में काफ़ी केसेस आ रहे हैं जिनमें सेक्सुअल असॉल्ट हैं। तो ऐसे केसेस में चाहे रेप हो, चाहे मोलेस्टेशन हो या कोई इंजरी, सेक्सुअल इंजरी हो, इसमें डॉक्टर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो सर जैसे पेशेंट आता है, विक्टिम कोई भी है सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सबसे पहला है कि एज डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि जो IPC CRPC लगनी वो तो अलग है, लेकिन जो अगर माइनर है रेप है तो उस पर जो पॉस्को लगता है वो जब तक उसकी एज डिटरमाइन नहीं होगी, अगर बॉर्डर लाइन पे है तो ये पॉस्को लगेगा नहीं लगेगा, ये आपकी रिपोर्ट पे ही डिपेंड करेगा। मेडिकल रिपोर्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। इवन दो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, लेकिन एज डिटर्मिनेशन जब तक मेडिकली प्रूफ नहीं होता है कि शी इज़ एडल्ट, तब तक जो है मतलब डॉक्टर इसमें कोई लापरवाही नहीं कर सकता जब तक 100% कंफर्म ना हो तो उसकी एज ढंग से लिखे। बिल्कुल सर, करना भी नहीं चाहिए। मेरा तो सबसे यही है कि ऐसे केसेस में जो सेंसिटिव इशू हैं उसमें तो अगर नहीं सीखा अभी तक तो सीखने की कोशिश करें। और इसमें बहुत सेंसिटिव है, बहुत कॉन्फिडेंशियल भी चाहिए होगी, जैसे लेडी है का डॉक्टर का होना ज़रूरी है। आइडेंटिटी सर कैन नॉट बी डिस्क्लोज टिल द इन्वेस्टिगेशन। और कई बार हमने पढ़ा है कि इस केस पे कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि कई बार तो इवन मीडिया ने उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है इन केसेस में, तो गलत बड़ा है सर, गलत हुआ है। दैट इज मेंटल हैरेसमेंट है, दैट इज आल्सो ए क्राइम सर। अच्छा, तो मतलब किसी भी हालत में इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी खास को भी नहीं करनी है, किसी को नहीं करना है सर। सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा ट्रायल तक। तो जब तक ये फाइनल नहीं होता है या जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, ट्रायल पे जब तक नहीं जाता है कोर्ट में, तब तक आइडेंटिटी यू कैन नॉट डिस्क्लोज। तो हम तो ये कह सकते हैं कि ये जो मेडिकल केसेस हैं इनसे तो बड़ा फ़ायदा है, एक तो डॉक्टर का, इनकी सेफ्टी रहेगी, सब कुछ रहेगा, और दूसरा जो मरीज़ को लेके आते हैं या जो खुद मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम अगर जो हम जानते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रकाश डालेंगे कि जैसे इंश्योरेंस के क्लेम्स वगैरह हैं, इंजरी हो गई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो अगर डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी है तभी उसको क्लेम मिलेगा। बिल्कुल सर,
नहीं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब सर डॉक्टर एविडेंस रिपोर्ट्स है दैट इज ओनली वैलिड, हाँ, इन कोर्ट ऑफ लॉ आज भी। मतलब कोर्ट डजंट रिलाई ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अगर डॉक्टर का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस। तो सभी लोग सोचें कि अगर ऐसा है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप इंसिस्ट करिए डॉक्टर पे कि उसका इंजरीज़ का सबका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करें। और हमारे डॉक्टर साथियों को भी यही एक रिक्वेस्ट है कि इस काम को थोड़ा मुस्तैदी से करें और प्रॉपर उसका एक फाइलिंग करें उसकी, क्योंकि कोर्ट के केस लंबे होते हैं, ये फाइल भी रखी जाती है। ये फाइल डिस्ट्रॉय भी नहीं करी जा सकती। इसमें एक्चुअली स्टेट टू स्टेट गाइडेंस वेरी करती है, लेकिन जैसे आपका नॉन एमएलसी है, पुलिस केस नहीं है, तो ओपीडी केस पेपर फॉर 3 इयर्स। इंडोर पेशेंट है जो भर्ती होते हैं उनका 5 साल है। और एमएलसी में सर देयर नोट लिमिट। मतलब जब तक केस चल रहा है तब तक आपको रखना ही है, मतलब लाइफ लॉन्ग ही रखना है, ये मान के बिल्कुल। चलें। जब तक आप मेडिकल केसेस की कोई भी डॉक्यूमेंट हम कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो क्या ये डॉक्यूमेंट किसी को दे सकते हैं? मान लीजिए झगड़ा है दो पार्टी में, अपोजिट पार्टी डॉक्यूमेंट मांगती है, तो क्या दे सकते हैं कि भाई उसकी क्या क्या इंजरी बताना, क्या रखा है आपने? अपोजिट पार्टी को नहीं दे सकते सर, लेकिन हाँ जो विक्टिम है अगर वो चाहता है या उसको रिलेटिव कोई चाहते हैं, वो भी ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, नॉट द डिस्टेंट रिलेटिव, विद एन एफिडेविट कि उस पेपर्स का वो यूज़ कहाँ कर रहे हैं, दैट मस्ट बी क्लैरिफाई इन द एफिडेविट। तो भी डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है। यस सर, देना है नहीं देना है, दिस इज हॉस्पिटल डिस्क्रिप्शन। अगर वो सेटिस्फाइड हैं, उनको लगता है, मतलब उनका राइट नहीं है कि अपोजिट पार्टी का, थर्ड पार्टी का, कि हमको इसके डॉक्यूमेंट दे दो। थर्ड पार्टी का तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी का तो कोई राइट ही नहीं है, चाहे वो प्रेस भी हो, चाहे मीडिया भी हो। बिल्कुल सर, यू कैन रिफ्यूज। अब हमको ये बताएं आप कि इसमें जैसे ये मेडिको लीगल केसेस हैं, ये हमने अभी इंजरीज़ की बात करी, क्राइम्स की बात करी जो हमारे पास आते हैं। कुछ मेडिको लीगल केसेस ऐसे भी हैं जब डॉक्टर लोग अपनी मनमानी करते हैं, हॉस्पिटल से अपनी मनमानी करते हैं, और वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा दवाई लिख देंगे अपने इंटरेस्ट में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देते हैं। बेचारा गरीब आदमी एक तो भर्ती है, उसकी रोजी रोटी डेली वेजेस वाले भी होते हैं। किसी भी आदमी को हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में भर्ती होना मतलब नॉट ओनली पेशेंट, बस के साथ वाले रहने वाले, उसका एक साथ में कोई अटेंडर चाहिए, कोई खाना खिलाने वाला चाहिए, पैसे अलग लगते हैं। तो क्या अगर ये इलाज में कहीं कोताही है या लापरवाही हुई है या कोई नेग्लिजेंस हुआ है या फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा लिख दिया गया है, दवाइयाँ ज़्यादा लिख दी गई हैं या जांचें ज़्यादा लिख दी गई हैं, CT MRI बहुत महंगे हो गए, इस तरह से काफ़ी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, तो इसके अगेंस्ट क्या कोई प्रावधान है आपके जूरिस्प्रूडेंस में कि डॉक्टर को हम इस मामले में कुछ एक्शन ले सकें? नहीं सर, ये पेशेंट का राइट है। ट्रीटमेंट के बारे में कोई भी जांच अगर डॉक्टर लिख रहा है तो वो कितनी ज़रूरी है, और अगर ऐसा आपको लगता है कि डॉक्टर जो है कुछ गलत प्रैक्टिस के लिए या कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे लिखते हैं कि जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है लेकिन लिख देते हैं, तो उसके बारे में पेशेंट का राइट है कि उनसे पूछें, और अगर ऐसा लगता है कि उससे वो संतुष्ट नहीं है तो अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो उनका अधिकार है। और पैसे के नुकसान के अलावा जो एक्स्ट्रा दवाई होती है कोई ना कोई शरीर में नुकसान तो करती ही है। बिल्कुल बिल्कुल करती है ना, हमने सुना नेफ्रोटॉक्सिक हैं जो किडनी को पेशेंट का डैमेज सर करती है, राइट लिवर है, हर में। चीज़ वो जानना है, दैट इज फंडामेंटल राइट है। बहुत बार ऐसे केसेस आ रहे हैं, पेपर्स में भी आते हैं कि नेग्लिजेंस हो गया डॉक्टर का और उसकी वजह से मरीज़ की डेथ भी हुई है, इलाज भी टाइम पे ठीक से नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस भी हुए हैं। तो अगर मरीज़ को लगता है, कॉमन मैन की मैं हिस्से से पूछ रहा हूँ, एक रोगी के हिस्से से पूछ रहा हूँ, कि अगर मरीज़ को ये लगता है कि उसके साथ ठीक से उसका इलाज नहीं हुआ, उसके घर वालों का या उसका खुद का, तो उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकता है, वो उसके क्या स्टेप्स हैं, मतलब कैसे वो उसको अप्रोच कर सकता है कि उसे न्याय मिले? सर स्टेप्स में तो बहुत सिंपल सी बात है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें सबसे पहले तो यही है कि अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, ट्रीटमेंट गलत हुआ है, कोई दवा वगैरह का रिएक्शन हुआ है, ब्लड चढ़ाया है, उसका कुछ रिएक्शन आया, उसको ऐसा लगता है, तो उसमें भी डॉक्टर और हॉस्पिटल के अगेंस्ट भी वो कार्रवाई कर सकता। करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आप हॉस्पिटल वालों से जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जो है वो आप एप्लीकेशन दें, एफिडेविट के साथ में एप्लीकेशन दें, और उसके बाद में आपको लगता है तो क्रॉस ओपिनियन दूसरे डॉक्टर की जो पुलिस भी करती है और आप भी करा सकते हैं कि ट्रीटमेंट गलत हुआ था क्या। तो उसमें जो भी आपको लगता है, जितना भी आपका हर्जाना है वो बाकायदा आपको मिलता है,
पूरा का पूरा। और अगर ऐसा लगता है कि पैसे के अलावा अगर डॉक्टर ने वास्तव में ग्रॉस नेग्लिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वो ऐसी हुई है तो उसमें 304A जो है BNS के अंदर जो है डॉक्टर को सज़ा भी होती है 2-2 साल की, जो देखा है मैंने। लगभग ऐसे कई केसेस हैं जिसमें सज़ा हुई है। मतलब डॉक्टर का नेग्लिजेंस हुआ है, उसको सज़ा मिली है। बिल्कुल, उसमें ये राइट है सर पेशेंट का राइट है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अब तो जो एक नया जो एक कस्टम चला है वो डिस्कस करेंगे कि पेशेंट को जब आप डिस्चार्ज करें हॉस्पिटल से, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो इन्वेस्टिगेशन एबनॉर्मल थे, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट जो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कोर्ट मांगता है। मतलब अगर पेशेंट जब भर्ती हुआ था तो किसी की रिपोर्ट एबनॉर्मल थी, जैसे यूरिया बढ़ा हुआ है, उसका ब्लड काउंट बढ़े हुए हैं, जब वो डिस्चार्ज होता है तो कोर्ट ये चाहती है कि वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहा है। भाई आपने किस उस पे बेस पे पेशेंट को सही मान लिया? क्लिनिकल जजमेंट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट बॉस। तो उसका एविडेंस चाहिए। यस, कि आपने डिस्चार्ज किया है तो पेशेंट स्टेबल था, तो स्टेबल का मतलब ये है कि जो एबनॉर्मलिटी के साथ आए थे ना, तो इसीलिए आजकल जो मॉडर्न प्रैक्टिस मेडिसिन की उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। पूरी 100%। हाँ, तो पूरी। अब वो पुराने ज़माने चल गए कि डॉक्टर को ऐसा लगा कि ठीक हो गया है, डॉक्टर का इतना एक्सपीरियंस है इसलिए बोलता ठीक हो गया है। इन सब की वैल्यू नहीं है सर, गलत है। हर चीज़ का एविडेंस चाहिए। बिल्कुल 100% गलत है सर। हाँ, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं हम तो डॉक्टर हैं, हमें इतने साल का तजुर्बा हो गया, ये ठीक हो गया, ले जाओ। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बनती है ना, जितनी भी, मैंने कम से कम 12 चैलेंज किए हैं सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। जी अच्छा। व्हाट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट? हाँ, ये तो कॉज बहुत लिखते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। जी हाँ, जब मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर है, अब हेड इंजरी में आप मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर कैसे लिख रहे हो? और अल्टीमेटली कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा ही, ये कॉज ऑफ डेथ कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसको मैंने चैलेंज भी किया है, रिवाइज हुआ है, कन्विक्शन भी है, लगभग चलती है। अच्छा, कन्विक्शन हुए हैं इसमें? हुए हैं सर। तो सभी डॉक्टर ये समझ लें कि जब डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट बनाते वक्त आप कॉज ऑफ डेथ लिखते ठीक तरीके से लिखें, जिससे कि केस में अगर कहीं कहाँ कन्विक्शन होना है किसी केस में तो वो ना हो। किसी ने अगर आप गलत लिखेंगे, कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगा, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, तो हो सकता है कोर्ट आपके ऊपर एक्शन ले ले, पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले ले। तो इसीलिए इसको जो है बहुत ध्यान से काम करना है। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, कई पेशेंट्स को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। यस सर। और हम कहते हैं कि घर वालों का ब्लड चाहिए। अब होता क्या है कि कई बार घर वाले जो हैं ब्लड देते नहीं। एक तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लड दे दिया हमने तो हमारा खून कम हो गया, कमजोरी आ गई, ठीक है। जबकि मालूम है, हमें सबको मालूम है, डॉक्टर्स को मालूम है कि रिजर्व है और 6 महीने में वो ब्लड वापस हो जाता है। आप 6 महीने बाद फिर दे सकते हैं। और एज भी, अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एज भी आजकल फैक्टर 40-50 साल तक भी दे सकता है। 45 तक तो वैलिड है। हाँ, वैलिड है। उसके बावजूद भी बहुत लोग ब्लड नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, कई बार घर वाले बाहर से ब्लड ले आते हैं। अब जो बाहर से ब्लड लाते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल डोनर्स। ये प्रोफेशनल डोनर्स हमारे हिसाब से वही हैं जो खून को एक तरह से इनडायरेक्टली बेचते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो बार बार खून देते हैं। वो ड्रग एडिक्ट्स भी हो सकते हैं, वो ऐसे बीमार लोग भी हो सकते हैं, और उनका खून लेके जो है जब लाया जाता है, कुछ ऐसे ब्लड बैंक हैं जो उसको ठीक से जांच नहीं करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं और पैसे दे के ये खून मरीज लेके आता है और हॉस्पिटल डॉक्टर चलाता है। और बहुत बार इसका जो अंजाम होता है ठीक नहीं होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन में कई बार डेथ भी हुई है। तो ऐसे केसेस में हमारा ये लॉ क्या बोलता है, आप बताएंगे कि अगर ऐसी डेथ होती है तो किसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए? क्या ब्लड बैंक के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, क्या डॉक्टर के अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट? इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं जिससे कि मरीज़ को ये सामना ना करना पड़े? सर, इसमें मेनली रिसोर्स पर्सन जो है वो ब्लड बैंक ही है, और ये सारी की सारी जितने भी ब्लड रिएक्शंस होते हैं, जांच की शुरुआत ब्लड बैंक से होती है। और लगभग ऐसा केसेस देखने में कम मिलते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिएक्शंस आती हो, लेकिन अगर आती है तो ब्लड बैंक सबसे पहले जो है उसके लिए ज़िम्मेदार है, और जो कुछ भी कंपनसेशन है वो सारा का सारा ब्लड बैंक को बियर करना पड़ता है। डॉक्टर की जो गलती होती है वो रहती है कि कभी कभी रहता है कि जो लोग क्रॉस मैच देखते हैं और उसके बाद में ट्रांसफ्यूज़न कभी कभी फास्ट कर देते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी की वो करते हैं, तो उससे रिएक्शन आ जाते हैं। लेकिन जो चढ़ाने वाला डॉक्टर है वो इसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो नहीं है। ख़ास करके ब्लड बैंक, सारी जिम्मेदारी उनकी है कि पूरा टेस्ट करके दें। प्रोफेशनल लोगों का ब्लड देते हैं सर, मजबूरी है, देखते हैं, सेल करते हैं, लेकिन जितने भी टेस्ट होते हैं गाइडलाइंस हैं उसके लिए 6 टेस्ट करके ही ब्लड बैंक देते हैं।
तो ऐसा रिएक्शन जो है वो कम आता है, लेकिन इसमें जवाबदारी ब्लड बैंक की है पूरी। तो लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार को, किसी साथी, किसी दोस्त की ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसको ब्लड दें। अगर ब्लड नहीं मिलता है तो घर वाले मजबूरी में बाहर से ब्लड लाते हैं, और कई बार ये प्रोफेशनल डोनर्स जिनका ब्लड बिल्कुल कई बार ठीक नहीं होता है वो देते हैं। तो ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं है शरीर को। अगर आप हेल्दी हैं तो आप हर साल ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड कभी बनता नहीं है, ना ब्लड कोई फैक्ट्री में बन सकता है, ना पेड़ पे उग सकता है। इसलिए हर आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, और घर वालों को कोशिश ये करें कि बाहर से ब्लड लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो डॉक्टर साहब, ये आज बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और हमें पूरा भरोसा है कि जितने हमारे डॉक्टर साथी हैं वो सभी इस चर्चा से काफ़ी इनका नॉलेज बढ़ी होगी, ये काफ़ी अवेयर हुए होंगे कैसे करना है, और जो लेमैन पब्लिक भी है उसको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, हमारे डॉक्टर साथियों और बाकी आप आमजन भी ये ध्यान रखें कि पुलिस केस से घबराना नहीं है। जब भी हॉस्पिटल में जाएं, अगर कोई पुलिस केस की बात करता है तो हमने ये सीखा है उसमें कोई डरने की बात नहीं है, अपनी अपनी ड्यूटी करना है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले मरीज़ का इलाज होगा। पुलिस केस के लिए उसका वेट नहीं करना है। आज हमारी ये चर्चा हुई और डॉक्टर साहब से हमने डिस्कस किया कि मरीज़ के साथ अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ है, नेग्लिजेंस हुआ है, तो उसके भी रास्ते हैं, कंपनसेशन उसे मिल सकता है, वो डॉक्टर के खिलाफ एक्शन भी हुआ है और हो सकता है। तो ये आशा है इन सब से सब लोग जागरूक हुए होंगे, और ये हमारी चर्चा आप लोगों के लिए बहुत हितकारी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।